गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और अब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आगे बढ़ते हुए जो कल नॉर्मल फोर्स की बातें करी थी, जो हम लोगों ने न्यूटन्स लॉज की बातें करी थी, उसमें आगे बढ़ते हुए आज कुछ सवाल भी देखेंगे और किस तरह से हम आगे फोर्स पढ़ते हैं उसको भी समझेंगे। तो नॉर्मल फोर्स हम लोगों ने ये बातें करी थी कि रिवाइज कर लेते थोड़ा सा कि नॉर्मल फोर्स जो होता है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, ठीक है ना। ये परपेंडिकुलर टू द बॉडी लगता है, ये चीज़ों को कंप्रेस करने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो इन्हीं में हम लोगों ने फिर जब हम न्यूटन्स लॉ पढ़े तो न्यूटन्स लॉ क्या पढ़ा था कि तीन तरह के हम लोगों ने लॉ पढ़े थे। पहला था हमारा जो क्या था, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है ना। कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, अगर दौड़ रही है तो दौड़ती रहेगी जब तक इस पर कोई एक फोर्स ना लगाया जाए। दूसरा फोर्स हमारा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोर्स होता है वो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। और तीसरी चीज हम लोगों ने पढ़ी थी एक्सेलरेशन थ्योरी। ठीक भाई, कुछ सवाल पे से आज शुरू करते हैं। देखो, लेट अस सपोज दो ब्लॉक है, ठीक है ना। कल भी इस तरह की कुछ बात करी थी, आज कुछ सवाल करते हैं। देखो, मान लो ये 2 किलो का है और ये 1 किलो का है, या ये इसको चलो 1 किलो मान लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, इस बॉडी पे इधर की तरफ से मैंने इस बॉडी पे इधर की तरफ से 15 न्यूटन का फोर्स लगाया, ठीक है। ये बॉडी चलेगी। अब खुद सोचो ध्यान से कि दोनों बॉडी साथ में चलेंगी या कोई एक चलेगी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ, आराम से फिसल सकती, कोई ये नहीं कि धक्का जोर से देना पड़े, जरा सा फोर्स लगाएंगे तो बॉडी चल देगी, ठीक। तो जब ये दोनों बॉडी साथ में चलेंगे, आपसे पूछा गया सवाल में कि मान लो ये ब्लॉक ए था, ये ब्लॉक बी था। आपसे बोला गया है कि नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए, ये आपको निकालना है। नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन बी नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन बी ड्यू टू ए। और दूसरी चीज आपसे बोली गई नॉर्मल एक्सर्टेड ऑन ए ड्यू टू बी, ये भी आपको निकालना है। तो वीडियो को पॉज करो, एक बार सवाल को ट्राई करो। कर लिया? अब देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इन सवालों को अब तक हम लोग बस शुरुआत कर रहे हैं, तो शुरुआत में अगर आपको थोड़ी बहुत चीजें आती हो तो आप जल्दी जल्दी ना क्वेश्चन करें और आगे बढ़ें, क्वेश्चन करें आगे बढ़ें, फटाफट चलते रहें, ज्यादा आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं अब मैंने क्वेश्चन लिखा, आपने कर लिया, सोल्यूशन अगर नहीं हुआ है तो आप देखें, हो गया है तो कोई जरूरत ही नहीं, या चाहे तो आप एक बार मेरा मेथड भी देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ये 2 ब्लॉक रखे होते। अब मैंने क्या किया, टोटल फोर्स लगाया 15 न्यूटन का, जो वेट है हमारा कितना 1 kg और 2 kg। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, जो दोनों ब्लॉक होंगे साथ साथ चलेंगे। अगर दोनों ब्लॉक साथ साथ चल रहे होंगे इसका मतलब है दोनों का एक्सीलरेशन सेम होगा, और जब एक्सीलरेशन सेम होगा तो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी कुछ होगी। उस एक्सीलरेशन की वैल्यू को पहले हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखो, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन क्या आएगा, फोर्स अपॉन मास। फोर्स कितना लग रहा है टोटल 15, और मास कितना टोटल 2 1 3। तो दोनों जो चलेंगे वो कितने एक्सीलरेशन चलेंगे, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत? तो एक्सीलरेशन दोनों कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक भाई। अब देखो निकालना क्या है, बी पर ए की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। अब बी चल क्यों रहा है, बी पे देखो ध्यान से। बी का हम क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब ये होता है कि किसी भी बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हो, किसी भी बॉडी पे जितने फोर्सेस लग रहे हो उन सारे फोर्सेस को मार्क कर देना ही फ्री बॉडी डायग्राम होता है। अब देखो ध्यान से, अगर हम 2 kg को बनाए तो 2 kg पे कितने फोर्स लग रहे हैं, देखो ध्यान से। ये 2 kg था, 2 kg पे केवल एक फोर्स लग रहा है, कौन कौन सा, इधर की तरफ से, इधर की तरफ से जो नॉर्मल फोर्स है, इधर की तरफ से जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए, केवल यही लग रहा है, ठीक है ना। ये बी था हमारा। अब एक चीज हमें ये भी पता है कि जो ये है इधर की तरफ 5 के एक्सीलरेशन से चल रहा है, ठीक भाई। तो क्या हम जानते हैं कि अगर एक्सीलरेशन में पता है, मास पता है, तो फोर्स निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास कितना है इसका 2 kg और एक्सीलरेशन कितना है 5, तो फोर्स कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है 10 न्यूटन, और इस पे फोर्स लगा कौन रहा है 1 kg। चीजों के पीछे का रीजन समझना सीखो कि कोई चीज क्यों हो रही है, ठीक है। अगर बी ब्लॉक चल रहा है तो उसका सिर्फ एक रीजन है, क्योंकि ए उस पर नॉर्मल लगा रहा है। हमें देखो एक मिनट देखो, ध्यान सुनो मेरी बात। आपको 2 ब्लॉक यहाँ पे दिख रहे होंगे, एक ये छोटा वाला ब्लॉक, एक ये बड़ा वाला ब्लॉक। अब मैंने क्या किया, अगर इस पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो क्या दोनों ब्लॉक, देखना, अगर मैंने इस पे इधर से फोर्स लगाया तो दोनों ब्लॉक साथ में चलना है। देखो ध्यान से, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अब दोनों ब्लॉक अगर साथ में चल रहे हैं तो इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया क्या, इस वाले काले वाले ब्लॉक पे नहीं लगाया, मैंने किस पे फोर्स लगाया, सफेद वाले पे। तो सफेद वाले पे फोर्स लगाने पे हुआ क्या, इस बॉडी को नहीं पता है कि फोर्स इस पे
कोई बाहर से लग रहा है, इस बॉडी को तो यही पता है कि इस पे ये वाला ब्लॉक फोर्स लगा रहा है, तो इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है केवल इसकी वजह से लग रहा है, तो इस बॉडी की वजह से लगने वाला फोर्स क्या है, नॉर्मल फोर्स है। तो हम क्या निकाल देंगे, नॉर्मल फोर्स। तो इस पे जो आया है ये फोर्स क्या है, इसको सिर्फ ये पता है कि 1 kg का ब्लॉक इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, और वो फोर्स होगा कौन सा, क्योंकि कॉन्टैक्ट फोर्स है, प्रेस कर रहा है, नॉर्मल फोर्स। तो हम क्या निकाल देंगे, नॉर्मल फोर्स निकाल देंगे। बात क्लियर है। तो यही जो फोर्स होगा यही हमारा क्या है, नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू ए। कोई दिक्कत। अब हम क्या निकालना है, ए पर लगने वाला जो है बी की वजह से फोर्स। देखो ध्यान से, ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। ये क्या है, 1 kg एक ए ब्लॉक, ठीक है। इधर से इस पे लग रहा है 15 न्यूटन, हम क्या कर दें, सारे फोर्स मार्क कर देंगे, ठीक है। इधर से ही लगा रहा है इस पे नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी, और इसका एक्सीलरेशन कितना है, 5। तो हम एक बात क्या जानते हैं कि जो नेट फोर्स होगा मास इंटू एक्सीलरेशन के बराबर होता है। तो एफ नेट क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। मास कितना है, देखो ध्यान से, 1 kg इंटू एक्सीलरेशन कितना है, 5, और नेट फोर्स कितना है, 15 इधर लग रहा है और एक नॉर्मल उसको इधर से रोक रहा है, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 15 माइनस नॉर्मल। बात क्लियर है। तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, 15 माइनस एन बराबर कितना है, 5। तो एन की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 15 माइनस 5 यानी 10 न्यूटन। बात समझ आई। तो होगा क्या कि सिंपली देखो, ये 10 न्यूटन क्या बता रहा है कि ये ब्लॉक इस पे इधर की तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तभी ये ब्लॉक 5 के एक्सीलरेशन से इधर चल पा रहा है। एक चीज और आप सोच रहे हो कि क्या इस पे mg वगैरह फोर्स नहीं लग रहा होगा, क्या इस पे नीचे की तरफ नॉर्मल नहीं लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा है, लेकिन उन फोर्सेस को हम कंसीडर इस वजह से नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है। ये नीचे की तरफ इस पे mg लग रहा होगा और सरफेस के ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा देंगे, तो ये फोर्स इसको कैंसिल कर देता है। इस वजह से जब ऊपर नीचे नहीं बॉडी मूव कर रही होती है तो उन फोर्सेस को हम कंसीडर नहीं करते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में सिर्फ वो फोर्सेस लिखते हैं जिनका इफेक्ट पड़ रहा होता है। बात क्लियर है। इसको उतारो फटाक से। यहां तक की बात क्लियर है। अब करोगे क्या, एक सवाल मैं आपको घर के लिए दे रहा हूं, होमवर्क में आप क्या करोगे, 3 ब्लॉक है, ठीक है। ये 1 kg, ये 2 kg, ये 3 kg, ठीक है। इधर की तरफ इस पर फोर्स लग रहा है 18 न्यूटन का। बताना क्या है, ये ए, ये बी, ये सी। नॉर्मल ऑन ए ड्यू टू बी एंड नॉर्मल ऑन बी ड्यू टू सी, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है। और निकाल के करोगे क्या, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख दोगे, ठीक है। तो इसको नोट करो। तो ये जो अभी तक हमने बात करी जो हमारा ब्लॉक या सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स हमारा एक सिंपल एक प्लेन पर, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। किस पे, ब्लॉक ऑन इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब क्या है, एक झुके हुए तल पर इस तरह से एक ब्लॉक रखा हुआ है इस तरह से, और इस पे हमें सारी की सारी इस पे चर्चा करनी कि क्या क्या इस पे फोर्सेस लगेंगे, किस तरह से नीचे आएगा, क्या इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे आते हुए, इस पे चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। मान लो ये एंगल आपको दिया गया थीटा, ठीक है, और ब्लॉक का मास है m। कोई दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल इसको देखो, ये ब्लॉक है, ये इस तरह से प्लेन पर रखा हुआ है। अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में अगर बात करूं तो इस चीज को अगर आप जूम करके देखेंगे, क्या करके देखेंगे, जूम, मान लो 8x हमने जूम करके देखा, जब आप इसको जूम करके देखेंगे तो इस ब्लॉक की निचली सरफेस कुछ इस तरह की होगी, और इस ब्लॉक की, सॉरी ये जो प्लेन है इसकी जो ऊपर वाली सरफेस होगी कुछ इस तरह की होगी। मतलब इनमें ये ऊबड़ खाबड़ होती है। अगर आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखें तो बिल्कुल ऊबड़ खाबड़, ये आपको दिखती है प्लेन, ये आपको प्लेन दिखती है लेकिन प्लेन होती नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से जो फ्रिक्शन आता है, फ्रिक्शन अभी हम यहाँ पर नेग्लिजिबल मान रहे हैं लेकिन आगे चलकर हम फ्रिक्शन पढ़ने वाले, तो अभी आपको मानना है कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वो जीरो है, कोई फ्रिक्शन, कोई रगड़ाई नहीं, कोई घिसाई नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी सिंपल फ्रिक्शन लेस मान के चलना है इसको, ठीक है। अब देखो होता है क्या, जब भी हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे तो होगा क्या, थोड़ा चिकनी सतह पर रखते हैं इसको, ठीक है। ये इस तरह से नीचे आएगा, जब भी इसको हमने इस तरह से रखा नीचे आ रहा है। अब एक चीज आप ध्यान से अगर नोटिस करें तो जो नीचे आते वक्त जो एक्सीलरेशन है
नीचे आते वक्त जो एक्सीलरेशन है वो उस पर फर्क पड़ेगा अगर मैं इस जो प्लेन है इस प्लेन की जो झुकाव है इस झुकाव को कम ज़्यादा करूँ। देखो ध्यान से, अगर ऐसे है तो ये कुछ एक्सीलरेशन से नीचे नोटिस करना, ठीक है। लेकिन अगर इसको मैं थोड़ा सा तिरछा कर दूँ, समझ आ रहा है, और कहीं मैं इसको बिल्कुल स्लांट कर दूं तो पता ही नहीं चलेगा कब नीचे आ गया। बात समझ आ रही है? तो ये एक्सीलरेशन है, इस पे फर्क पड़ रहा है, जस्ट अ सेकंड, है ना, इस पे फर्क पड़ रहा है इस थीटा की वजह से, इस थीटा को चेंज करने से इसके एक्सीलरेशन पे फर्क पड़ रहा है। अब इसकी थोड़ी सी बातें और करते हैं, ठीक है। देखो इसको हटा दो, इस तरह का था ये कुछ। अब देखो इस पे सारे के सारे हम फोर्सेस मार्क करने की कोशिश करते हैं। देखो इसको अलग बनाते हैं, इस तरह का है ये, ठीक है। किसी भी बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लगता है, mg, ठीक है। क्या लगेगा नीचे की तरफ, mg। इसमें कोई दिक्कत, mg क्या होता है हमारा, ग्रेविटेशनल पुल होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। मास इनटू g क्या है, नीचे की तरफ एक्सीलरेशन, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना हो गया, मास इनटू एक्सीलरेशन, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल, ठीक भाई। तो नीचे की तरफ लग रहा है mg। अब इस पे नॉर्मल भी लग रहा होगा इस सरफेस पे, और मैंने आपको कल पढ़ाया था कि जो नॉर्मल होता है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। नॉर्मल कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक भाई। तो यहाँ पर नॉर्मल किधर लगेगा, इधर की तरफ, इसको भी नीचे यहाँ पर मार्क करते हैं, mg था ये, और यहाँ पर क्या है ये नॉर्मल। ये मैंने अलग से इस तरह से था, ये फ्री बॉडी डायग्राम इसका अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। ये इसका नॉर्मल, ठीक भाई। क्या और कोई फोर्स लग रहा है, नहीं, सिंपल mg लग रहा है और नॉर्मल लग रहा है, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो है थोड़ी अतरंगी सी दिख रही है, एक नीचे एक इस तरफ है कुछ। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखो ध्यान से, अपन क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से कुछ, देखो बात क्लियर। ये एंगल थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना आ गया, थीटा। फिर समझो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, और टोटली ये 90 था, तो ये बचा कितना, थीटा। कोई दिक्कत, मैंने आपको कंपोनेंट्स में ब्रेक करना सिखाया है वेक्टर्स में। कंपोनेंट में ब्रेक कैसे किस तरह से करते हैं, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ क्या हो जाता है हमारा, mg cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट इधर होगा mg sin थीटा। इसमें कोई दिक्कत, पक्का। अब देखो, अब इस पे थोड़े से अच्छे फोर्सेस देख रहे हैं। अब मतलब हमने क्या किया, इस mg को हटा दिया यहाँ से, और इसके दो कंपोनेंट हमने दिखा दिया कि इसकी वजह से नीचे जाना चाह रहा होगा और इसकी वजह से ये इधर भागना चाह रहा होगा। यानी इधर हमारा क्या है, mg cos थीटा, और इधर क्या है, mg sin थीटा। बात क्लियर। अब ये इस डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूव तो कर नहीं रहा। इसका मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में नेट फोर्स जो होगा वो जीरो होगा। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। तो अगर नेट फोर्स जीरो होगा इस डायरेक्शन में, तो यानी जो नॉर्मल अपवर्ड फोर्स होगा वो डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा। यानी जो नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। यहां से एक ही इक्वेशन हमें मिलती है, जो नॉर्मल होगा वो mg cos थीटा के बराबर होगा। और दूसरी इक्वेशन हमें ये मिलेगी, देखो ध्यान से, इस डायरेक्शन में केवल ये मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो नेट फोर्स है वो किसके बराबर है, mg sin थीटा के। और फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। बात क्लियर, मास ने मास को मार दिया। तो दूसरी इक्वेशन क्या मिली, एक्सीलरेशन जो आ रहा है यहां से उसके बराबर आ रहा है g sin थीटा के बराबर। यानी अगर कोई बॉडी एक इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है, एक झुके हुए तल पर रखी हुई है, तो जब वो नीचे की तरफ खिसकेगी तो कितने एक्सीलरेशन से खिसकेगी, g sin थीटा से। बात क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, सोच थीटा की वैल्यू में जीरो रखूं, थीटा की वैल्यू जीरो, तो साइन थीटा की वैल्यू जीरो, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो एक्सीलरेशन कितना आएगा यहां से, जीरो। देखो इसको देखो ध्यान से, जीरो का मतलब क्या है, प्लेन हमारा बिल्कुल एकदम समतल रखा हुआ इस तरह से। अब जीरो का मतलब बिल्कुल ये है, कोई एक्सीलरेशन है क्या इसमें, नहीं है। दूसरा केस, जब हम थीटा को 45 डिग्री कर दें, कितना कर दें, 45 डिग्री, तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू g/√2। यानी अगर हमने इसको 45 कर दिया तो ये मान लो g/2 एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। अब हमने क्या किया, इसको और बढ़ा दिया, थीटा को हमने कर दिया 90 डिग्री, तो साइन थीटा कितना हो गया 1, तो एक्सीलरेशन कितना हो गया g।
ध्यान से देखो, जैसे जैसे हम थीटा बढ़ा रहे हैं वैसे जैसे एक्सीलरेशन की वैल्यू बढ़ रही है, जैसे जैसे थीटा 90 की तरफ टेंड कर रहा है वैसे जैसे एक्सीलरेशन जो है वो बढ़ रहा है ब्लॉक का। बात क्लियर है यहाँ तक? तो इसका ये तुक निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि जैसे जैसे हम प्लेन को अगर हम इस तरह से करेंगे तो 90 की तरफ टेंड करेंगे तो एक्सीलरेशन बढ़ेगा, ये थीटा पे डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन। बात क्लियर? तो ये थी सारी की सारी जो एनालॉजी थी हमारी इंक्लाइंड प्लेन की, इसको फटाक से नोट करो। तो उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी ये कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दो। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नॉर्मल फोर्स पे हमने काफ़ी चर्चा कर ली है। अगर यही मेडिकल या इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे होते तो कम से कम 3-4 लेक्चर हम लोग यही पढ़ते रहते, तब जाके आते हैं हम टेंशन फोर्स पे। अब बात करते हैं, लेकिन अब हम लोग मेडिकल या इंजीनियरिंग की तो तैयारी तो कर नहीं रहे, हम लोग सिंपल डिफेंस के लिए अगर बात करें तो हम लोग थोड़ी थोड़ी चीज़ें में पूरा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जल्दी से ज़्यादा सीख सकें। तो अब फोकस करते हैं किस पे? टेंशन फोर्स पे। अब तक हम लोगों ने नॉर्मल फोर्स पे बातें करी थी, अब हम बात कर रहे हैं टेंशन फोर्स पे। टेंशन फोर्स क्या होता है? दिमाग वाली टेंशन नहीं, ये हमारी रस्सी वाली टेंशन है। मान लो आपको एक रस्सी दी गई इस तरह से, ये लटकी हुई है और इस पर एक ब्लॉक पे लटका दिया गया, ठीक है? तो ब्लॉक क्या करेगा? नीचे की तरफ उसको पुल करने की कोशिश करेगा, ठीक? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, मेरे पास एक ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है, थोड़ा सा इसको संभाल के यूज़ करना है। देखो समझो, मैंने क्या किया, इस ब्लॉक को इस तरह से लटकाया हुआ है, ठीक है? दिख रहा है? सॉरी, इसको इधर से लटकाता हूँ तो आपको समझ आएगा। जस्ट अ सेकेंड, सॉरी फॉर द, हाँ देखो इधर, ये देखो। तो मैंने सपोज दैट इसको एक ये सपोर्ट से लटका दिया। अब सपोर्ट से लटकाने पर क्या हो रहा है? इस वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg। तो उस mg को बैलेंस कौन कर रहा है? उस mg को बैलेंस कौन कर रहा है? तो उस mg को बैलेंस करने के लिए इस रस्सी में आप देख रहे होंगे कि तनाव आ रहा होगा। अगर सोचो मैं इसको किसी एक सरफेस पे रख दूं तो ये रस्सी जो होगी स्लैक कर जाएगी, ये ढीली पड़ जाएगी। लेकिन अगर इसको मैं हटा दूं यहाँ से तो ये रस्सी टाइट हो जाती है एकदम, ठीक है ना? और मास जितना, सपोज मैंने आपसे हाथ का भार रख दिया तो ये रस्सी और टाइट हो गई, ठीक है? टूट नहीं तुम, चलो। तो ये रस्सी और टाइट हो गई। अब देखो ध्यान से, इस रस्सी में जो तनाव आ रहा है, जो टेंशन आ रही है, ये क्या है? इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो टेंशन होती है ये भी एक प्रकार का फोर्स है, और ये फोर्स जो रस्सी में आपको हम दिखाते हैं, अभी डायरेक्शन से आपको दिखाते हैं इसको, जस्ट अ सेकेंड। तो देखो ध्यान से कि जब इस पे नीचे की तरफ लग रहा होगा mg, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर क्या लग रहा होगा? ऊपर की तरफ टेंशन। अब ये टेंशन जो हम यहां पर ये दिखा रहे हैं, ये टेंशन क्या होती है? क्या ये टेंशन रस्सी पे लगने वाले फोर्स को दिखा रही है? नहीं, ये जो टेंशन होती है, दिस टेंशन इज फोर्स अप्लाइड बाय द रोप, अप्लाइड बाय द रोप ऑन द ब्लॉक। ये जो टेंशन होती है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये फोर्स है रस्सी जो ब्लॉक पे अप्लाई कर रही है ताकि ब्लॉक रुका रहे, क्योंकि ब्लॉक नीचे की तरफ लग रहा है mg और रस्सी उसके ऊपर लगा रही है टेंशन ताकि वो रुका रहे। तो हम लोग एक बात जानते हैं कि इसका एक इक्वल और अपोजिट रिएक्शन भी होता है। देखो ध्यान से, जब हम रस्सी को बनाते हैं इस तरह से, मान लो हमने इसको जूम करके बनाया हुआ है, तो ये हम लोगों ने दिखाई थी टेंशन की डायरेक्शन, ठीक है? तो होता क्या एक्चुअल में कि ब्लॉक जो होता है वो भी, तो देखो रस्सी अगर ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचना चाह रही है तो ब्लॉक रस्सी को नीचे की तरफ खींचना चाहते हैं, तो रस्सी में जो टेंशन की डायरेक्शन होती है वो हम यहाँ पर दिखाते हैं। जो नीचे, ये हम इसमें फ्रेम में नहीं दिखाते हैं, इसको हम अलग से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ये होती है वो टेंशन जो ब्लॉक रस्सी पे लगा रहा होता है। तो दिस डायरेक्शन, ये जो टेंशन है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। ये क्या है? बाय द ब्लॉक ऑन द रोप। बात क्लियर है तक? ये इसके एनालॉजी थोड़ी थोड़ी समझ आई। अब जो हम रस्सी की, जो भी रोप की बात करेंगे, अब रोप यहाँ पर आई है तो रोप की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हम लोग जो रोप पढ़ने वाले हैं, जो भी हम स्ट्रिंग, रोप या स्ट्रिंग सिंपल बात करते हैं, जो भी हम स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, वो स्ट्रिंग और रोप, वो हमारी आइडियल स्ट्रिंग होती है। वो कैसी होती है? आइडियल स्ट्रिंग होती है। आइडियल स्ट्रिंग से हम क्या तात्पर्य लगाते हैं कि उसमें जो मास होता है वो जीरो होता है, यानी मासलेस होती है स्ट्रिंग जो की, और इनएक्सटेंसिबल होती है। इनएक्सटेंसिबल क्या होता है? देखो ध्यान से, लेट अस सपोज
यहाँ पे मैं सारे के सारे औजार यूज कर ही ले रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये जो आपके पास रोप है, देखो इस रो को क्या आप बढ़ाओगे तो देखो एक्चुअल में तो बढ़ती है, लेकिन जब हम इसको आइडियल स्ट्रिंग मानेंगे तो आइडियल स्ट्रिंग वो होती है हम इसको कितना भी खींचें इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये जरा सी भी बढ़ेगी नहीं। आप सोचोगे कि बढ़ेगी नहीं, इसका मतलब क्या है कि दूरी तो चेंज हो रही है, तो स्लैग करने पर इनकी दो बिंदुओं के बीच की, बहुत शोर कर रहे हो यार तुम, तो स्लैग करने पर इनकी दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो चेंज होगी, लेकिन जब इसको खींचेंगे तो इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी कभी भी चेंज नहीं होगी। बात क्लियर है तक? तो देखो जब इसको इनएक्सटेंसिबल का सिंपल मतलब क्या है, इसके दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। इसको आप माइंड में नोट करके रख लें कि किसी भी आइडियल स्ट्रिंग में दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, इसको आप एक बार नोट करो। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करके देखते हैं। देखो ध्यान से, मान लो कि आपके पास दो ब्लॉक रखे हुए हैं, दो ब्लॉक एक रस्सी से बंधे हुए हैं और इस पे हम इधर की तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं F। ठीक है, तो जनरली हम करते क्या है, इधर F दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम टेंशन दिखाते हैं और यहाँ पर हम टेंशन दिखाते हैं, तो जनरली हम यहाँ पर TT दिखाते हैं, दोनों को सेम दिखाते हैं। इसका रीजन क्या होता है ध्यान समझो। मान लो ये ब्लॉक था M1 और ये ब्लॉक था M2, करेक्ट है। तो मान लिया कि ये जो टेंशन थी वो सेम नहीं थी, मान लिया, तो वो आइडियल स्ट्रिंग के लिए हमेशा सेम होगी, लेकिन सेम क्यों होगी इसका रीजन देखते हैं। मान लो ये अलग अलग थी, ठीक है, हमने पहले मान लिया कि ये अलग अलग थी, तो रस्सी को आप देखो ध्यान से, रस्सी हमारे पास ये कुछ थी इस तरह से, ठीक है, इस पे इधर की तरफ रस्सी पर फोर्स, ये हमारे क्या थे ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहे हैं, और जो रस्सी पर फोर्स लगते हैं वो यहाँ पर दिखाते हैं। ठीक है, तो इधर की तरफ लग रहा होगा T1 और इधर की तरफ लग रहा होगा T2। मान लिया पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो A एक्सीलरेशन से इधर चल रहा है, तो ये रस्सी भी इधर A एक्सीलरेशन से चल रही है। ठीक भाई, अब हम जानते क्या है कि जो नेट फोर्स होता है F नेट जो होता है वो किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन। F नेट इस पे लिखो, इधर की तरफ फोर्स कितना है T1, इधर की तरफ रो कौन रहा है T2, तो T1 माइनस T2 नेट फोर्स हो गया, करेक्ट है, इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब ध्यान से देखो आइडियल स्ट्रिंग के लिए मास क्या होता है, जीरो, और अगर मास जीरो हुआ तो ये क्वांटिटी किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलता है, T2 को उधर भेज दो, T1 बराबर क्या आ रहा है T2। तो ये जो कंडीशन होती है कि यहाँ पर T1 और T2 को हम बराबर TT से दिखा देते हैं, ये क्यों दिखाते हैं, क्योंकि आइडियल को जो स्ट्रिंग है उसको हम आइडियल स्ट्रिंग मान रहे होते हैं। आइडियल स्ट्रिंग के लिए जो रस्सी में टेंशन होती है वो पूरी की पूरी स्ट्रिंग में सेम रहती है। ठीक है, तो इस चीज को आप अपने माइंड में नोट करके रखिए, कॉपी में भी नोट कर लो। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। आज हम लोगों ने नॉर्मल चर्चा कंप्लीट कर लिया, हम लोगों ने टेंशन के बारे में काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं। अब इसमें हम और सवालों की तरफ मूव करेंगे और जो कॉन्सेप्ट बचे हुए उनको हम आगे की क्लास में पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो क्या करना, क्या वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। हर क्लास में बोलना खैर ज़रूरी नहीं होता, आप लोग समझदार हो। चलो अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक थोड़ी सी इन चीज़ों को आप रिवाइज़ करके रखना। ये चीज़ें आप जितनी आप रिवाइज़ करके रखोगे उतना ज़्यादा आपके माइंड में स्टोर रहेंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।